Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स। बच्चों, आपका स्वागत है। कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है बच्चों, अमालगमेशन के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ अकाउंट्स। लगभग 10 साल पहले ये टीवाई बीकॉम में सेमेस्टर 5-6 नहीं था, ईयरली सिलेबस था, तो उसके अंदर इंक्लूड था बच्चों। तो फिर से यूनिवर्सिटी ने ऐड किया है, तो स्पेशली आप लोग के लिए मैं एब्जॉर्प्शन अकाउंट्स का पूरा कंटेंट रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एब्जॉर्प्शन पढ़ो, अमालगमेशन पढ़ो। कई बच्चे समझते हैं दोनों टॉपिक अलग है, पर टेक्निकली देखा जाए बच्चों तो दोनों टॉपिक के अंदर आपको जो मेथड्स अकाउंट की करनी है वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का कंटेंट थियरी में समझाऊंगा बच्चों, जो ऑलरेडी हमारे ध्यान कॉमर्स की मटेरियल कॉपी में दिया हुआ है। तो एक बार कंटेंट समझ के हम पहले क्वेश्चन पे जाएंगे। टॉपिक का हेडिंग है बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ अकाउंट्स। एब्जॉर्प्शन समझने से पहले तीन वर्ड में समझ जाओगे, मीनिंग ऑफ अमालगमेशन, मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन और मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले अमालगमेशन, जो ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर लिया है। अमालगमेशन का सिंपल मीनिंग होता है बच्चों मर्जर। आपको पता होगा मार्केट में सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वोडाफोन एंड आइडिया। तो वोडाफोन कंपनी बच्चों आज मार्केट में छा चुकी है, उससे पहले आइडिया कंपनी भी रनिंग थी। अब आपको पता होगा वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज होकर अब नाम हो चुका है वीआई। तो ये क्या बता रहा है, जब भी जियो मार्केट में आया, जियो ने मार्केट सर्व किया, तो दुश्मन दोनों कंपनियां बच्चों एक होकर वीआई के नाम से मार्केट में आई। तो मर्जर का मेन कॉन्सेप्ट होता है बच्चों कंपटीशन को दूर करना, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना और इनकम को बढ़ाना। अब इसका प्रैक्टिकली मीनिंग देखते हैं। When two or more company carrying similar business, कैसी कंपनी? When two or more company carrying similar business decided to combine their firm and form a new company is known as amalgamation। अब हिंदी में समझते हैं बच्चों, एक जैसा बिजनेस करने वाली दो कंपनियां मर्ज होके ज्वाइन होके नए नाम से मार्केट में आए बच्चों, तो उसे कहा जाता है अमालगमेशन। प्रैक्टिकल एग्जांपल बच्चों जो समझा के ले रहा हूं, पहले वोडाफोन कंपनी मोबाइल टावर और रिचार्ज का वर्क करती थी, आइडिया कंपनी करती थी, अब उनका नाम हो गया वीआई। तो इन दिस कंडीशन वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनी जिसके कार्ड आप यूज करते थे उसका नाम क्या हो गया है वीआई। तो इसके अंदर आप देख सकते हो बच्चों, लीगली अकाउंटिंग के अंदर देखा जाए तो वोडाफोन कंपनी वेंडर कंपनी है, बेचने वाली, इसका बिजनेस बंद हो गया है। ये भी वेंडर कंपनी है, यानी ये दोनों कंपनी बंद हो गए, मार्केट में नए नाम से कंपनी आई, दैट इज कॉल्ड वीआई कंपनी। अब हम सबको पता है कि वोडाफोन आइडिया पुरानी कंपनी है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया, लीगली जो भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स है उसमें नाम बदला और अब नए नाम से मार्केट में वीआई। इससे सबसे ज्यादा फायदे क्या हुआ बच्चों, समझो क्यों इस प्रकार का मर्जर किया जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट कंपटीशन डाउन। पहले आप देखते थे वोडाफोन की रेड कलर की जुजू वाली एड आती थी अलग ऐड, आइडिया की अलग। अब वोडाफोन आइडिया की ऐड एक हो जाएगी एक्सपेंडिचर हाफ। एम्प्लॉय दोनों कंपनी में अलग अलग थे, अब दोनों कंपनी मर्ज होगी, एम्प्लॉय आधे, एक्सपेंडिचर आधा, प्रॉफिट डबल, मशीनरी आधी। तो इस प्रकार से बच्चों मार्केट में मोनोपोली, कंपटीशन रिड्यूस कर सकते हो, के सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो और प्रॉफिट का मैक्सिमम यूज कर सकते हो। इसके कारण इस प्रकार का मर्जर होता है। तो मर्जर के अंदर बच्चों मोस्टली हमने देखा है अमालगमेशन कौन करता है, मर्जर कौन करता है, जो दो कंपनी एक प्रकार का बिजनेस करती है। उसके बाद बच्चों कई फॉरेन कंपनियां इंडिया में माल बेचने के लिए मर्जर करती है। उसका एग्जांपल लेते हैं हीरो होंडा। अब सबको पता होगा हीरो कंपनी इंडिया के साइकिल बनाने वाली कंपनी है, होंडा कंपनी टू व्हीलर बनाने वाली फॉरेन की कंपनी, जापान की। दोनों मर्ज हुए, हीरो होंडा के नाम से आपने लगभग व्हीकल लिए होंगे। आज बच्चों दोनों कंपनी का मर्जर लगभग 2 साल पहले पूरा हुआ है। अब आप देख सकते हो हीरो के जितने व्हीकल्स उसमें लिख के आता है हीरो मोटोकॉर्प, हीरो होंडा अलग हो गए। उसके बाद एक एग्जांपल देने जा रहा हूं मैं, मारुति सुजुकी। मारुति कंपनी इंडिया की है बच्चों, सुजुकी फॉरेन की है। अब आप सबको पता होगा इंडिया के टॉप 10 कार जो मिडिल क्लास के लिए, उसमें 9 कार मारुति की होती है। क्यों? मारुति सुजुकी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। तो सुजुकी कंपनी जब मार्केट में उन्होंने देखा कि इंडिया में मारुति का नाम बेस्ट है, तो उन्होंने कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके पूरा मार्केट सर्व किया, क्योंकि खाली सुजुकी को कोई नहीं जानता है, मारुति सुजुकी आज नंबर 1 है। तो इस प्रकार का एग्जांपल बच्चों आपको क्लियर बता रहा है कि कंपटीशन के अंदर और नाम का यूज करने के लिए बहुत सारी कंपनियां मर्ज होकर मार्केट में आती है, दैट इज कॉल्ड अमालगमेशन। टेक्निकली देखा जाए तो क्या देखो, कागज पे अकाउंटिंग में दो कंपनी क्लोज होती है और एक नई कंपनी जनरेट होती है। अब मैं समझने जा रहा हूं मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। व्हेन वन कंपनी takes over the business of another company
और कंपनीज देन इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जब एक रनिंग कंपनी दूसरी कंपनी या कंपनियों का बिजनेस टेक ओवर करे तो उसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। इसका भी मैं एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। अब आप सबको पता होगा वोडाफोन कंपनी और आइडिया अभी मर्ज हुए, उससे पहले का प्रैक्टिकल एग्जांपल। पहले हच कंपनी थी मार्केट में, उसका बिजनेस टेक ओवर किया वोडाफोन ने और मार्केट में नाम हो गया वोडाफोन। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया बच्चों, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो यहां लीगली क्या हुआ, एक हच कंपनी थी वेंडर कंपनी हो गई, इसका बिजनेस क्लोज हुआ। वन रनिंग कंपनी थी, वही कंपनी ने बिजनेस टेक ओवर किया। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, कॉन्सेप्ट एमाल्गमेशन का हो कि एब्जॉर्प्शन का हो, टेक्निकली आपका ध्यान जाए तो मर्जर के अंदर दो कंपनियां बंद होती है, एक कंपनी स्टार्ट होती है। और एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी बंद होती है और दूसरी रनिंग कंपनी कंटिन्यू रहती है, यानी परचेजर वन वेंडर वन। यानी अगर मैं आपको वेंडर की बुक में एक बार अकाउंट सिखाऊं तो वो दो कंपनी में एक कंपनी में आराम से कर सकते हो, यानी दो चैप्टर में ये क्लियर हो रहा है। परचेजर वेंडर दोनों की बुक्स में अकाउंट्स आपको आने चाहिए। उसके बाद है बच्चों मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चों दो पार्ट है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को कह सकते हैं बच्चों कैपिटल रिडक्शन, जो आपने सेमेस्टर 1 या 2 में F1 में पढ़ लिया है। जब कोई कंपनी के बुक में बहुत ज्यादा नुकसान जमा हुआ है, लॉसेस बहुत ज्यादा हो, एसेट्स की वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू ना दिखाए, तो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करती है, जिसे बोला जाता है कैपिटल रिडक्शन। दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। इसमें कंपनी लायबिलिटी और एसेट्स में थोड़ा चेंज करती है और नए नाम से नहीं पर पुराने नाम से या फिर नए नाम चेंज करे तो भी चलता है, सामान्य चेंजेस करके मार्केट में आती है। दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल। अब बच्चों आपके सिलेबस में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसके 4 या 5 सम आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं और उसमें से लगभग कोई पार्ट एग्जाम में नहीं आता, फिर भी उसका मीनिंग समझा जाता है। जब कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में थोड़ा फेरफार करके, चेंजेस करके बच्चों नए नाम से मार्केट में आए या पुराने नाम में रिकंस्ट्रक्ट करे, चेंजेस करके, रिवाइज करके नाम से मार्केट में आए तो उसे बोला जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कई बार बच्चों को एक सबऑर्डिनेट कंपनी वो बिजनेस टेक ओवर कर लेती है। यहाँ भी सिचुएशन यही होती है कि जो कंपनी रिकंस्ट्रक्शन में चेंज हो रही है उसकी बुक में अकाउंट आपको लिखना है, यानी वेंडर की बुक में, और जो कंपनी रिकंस्ट्रक्ट करके नए नाम से मार्केट कर उसकी बुक में अकाउंट लिखना है। यानी अब बच्चों पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करो, एमाल्गमेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो या रिकंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट क्या है, दो पार्टी के बुक में आपको अकाउंट लिखना है। कौन सी पार्टी, एक परचेजिंग कंपनी जो बिजनेस टेक ओवर कर रही है, एंड वेंडर कंपनी। मर्जर हो, एब्जॉर्प्शन हो या रिकंस्ट्रक्शन, तीनों में परचेजिंग कंपनी एक ही होगी। अमालगमेशन में खाली बच्चों बंद होने वाली कंपनी दो होगी, बाकी सब में वेंडर कंपनी एक होगी। तो अगर मैं आपको बच्चों परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी की बुक में अकाउंट सिखा दूं तो आप कोई भी टॉपिक हो आपका काम इजी हो जाएगा। अब आप सबको एक बात पता होगी, जब भी कोई कंपनी बिजनेस खरीदती है, वोडाफोन ने आइडिया का बिजनेस खरीदा या वोडाफोन आइडिया मर्ज होकर वीआई के नाम से आया या एक्स वाई समझो उसको कोई नई कंपनी जेड ने खरीद लिया, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पैसों का, पेमेंट का। हमें बाजार से मिलकर कुछ खरीदना हो तो कैसे खरीदते हैं, पैसे दिए वस्तु खरीदी। मोबाइल लेना हो तो 20,000 का मोबाइल लिया, 20,000 दिए। पर जब कोई एक परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी का बिजनेस खरीदती है बच्चों, तो वो टाइम में परचेज प्राइस की दो मेथड आपके सिलेबस में, ठीक है। इससे पहले आपने एमाल्गमेशन में ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का पार्ट पढ़ा है, पर इसमें ये परचेज प्राइस का प्रॉब्लम बहुत कम आता है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो उसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने जा रहा हूं। यस, तीनों मीनिंग क्लियर, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, उसके अंदर दो मेथड है बच्चों, कंसीडरेशन मेथड और नेट असेट्स मेथड। सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं कंसीडरेशन मेथड। अब यहां सपोज वोडाफोन कंपनी परचेजर, ध्यान देना मित्रों, और हच कंपनी ये वेंडर है, बिजनेस बेचने वाले, ठीक है। अब सपोज वोडाफोन कंपनी ने बच्चों हच का बिजनेस खरीदा। अब जब वोडाफोन कंपनी ने हच का बिजनेस खरीदा, तब बिजनेस खरीदते समय वोडाफोन कंपनी ने परचेज प्राइस में इन द फॉर्म ऑफ शेयर इक्विटी कैपिटल पेमेंट किया, 5 लाख इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख पेमेंट किया, एंड इन द फॉर्म ऑफ कैश। करोड़ों में डीलिंग होता है बच्चों, पर मैं एग्जांपल में लैक्स में वैल्यू ले रहा हूं जिससे समझने में इजी हो। 2 लाख पेमेंट किया, टोटल कितना पेमेंट किया, 10 लाख। ये हो गई परचेज प्राइस। तो व्हेन इन एग्जांपल परचेज प्राइस क्लियरली गिवन बाय परचेजिंग कंपनी in the form of equity share, preference share and cash, and there isn't any problem in the calculation of purchase price, then it is known as consideration method.
तो जब बच्चों इस प्रकार का क्लियर आपको परचेज प्राइस का पेमेंट दे दिया, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे क्या बोलोगे? कंसीडरेशन मेथड, गुजराती में उसे बोला जाता है अवेज पद्धति। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो जब बच्चों इस प्रकार का क्लियर इंडिकेशन हो, नो प्रॉब्लम, हमारे पास हम इक्वल टू कंसीडरेशन। अब बच्चों होगा क्या? आपने तो 10 लाख में बिजनेस खरीदा और सही वोडाफोन कंपनी मार्केट में गई, उसने हज कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी का सर्वे करवाया, तो उसकी नेट एसेट्स की वैल्यू निकली 8 लाख। यानी बिजनेस की वैल्यू कितनी है मित्र? मात्र 8 लाख। आपने पेमेंट कितना किया? 10 लाख। तो आपको पता है जब कोई वस्तु आप खरीदते हो उसका ज्यादा पेमेंट देते हो, क्यों देते हो? सोचो आप डोमिनोज पे पिज्जा खाते हो 500 रुपए मिलता है, नॉर्मल शॉप पे पिज्जा 100 रुपए मिलता है, क्या फर्क है? क्यों आप भाव नहीं करवाते हो? बाटा के सूट तो 1299 हो तो 1 रुपया भी वापस नहीं देते, कारण ब्रांडेड में प्रेस्टीज। तो यहाँ जब कंपनी बिजनेस खरीद रही है और 2 लाख ज्यादा पेमेंट करे तो इसे प्रेस्टीज बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। परचेज प्राइस माइनस नेट एसेट्स, तो यहाँ गुडविल 2 लाख रुपए कंपनी पेड करेगी, दैट इज कॉल्ड प्रेस्टीज। जब कोई बिजनेस को ज्यादा पेमेंट करे, उससे नेगेटिव एग्जांपल लेना बच्चों, डिफरेंस। सपोज आपने वोडाफोन कंपनी ने 10 लाख में बिजनेस खरीदा, आपने मार्केट में सर्वे करवाया तो हज कंपनी की नेट एसेट्स की वैल्यू 13 लाख निकली। बस हज कंपनी का ओनर टेंशन में था बच्चों, गरीब था, उसको दिक्कत थी, आपने उसको ऑफर करी कि बोल 13 लाख का बिजनेस 10 लाख में दे लेना है, मुझे देना है आपको। हज कंपनी का ओनर टेंशन में था, बहुत लाख है, उसने आपको 13 लाख का बिजनेस 10 लाख में दे दिया। तो किसी की गरज का फायदा हो बच्चों, किसी की डूबती नस दबाओ और आपको 3 लाख रुपए फायदा हो, तो इसे बुलाया जाता है कैपिटल प्रॉफिट। तो परचेज प्राइस लेस ऑन नेट एसेट्स है, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट एंड इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट मेथड, जिसे कहा जाता है कंसीडरेशन मेथड। कंसीडरेशन मेथड के अंदर सबसे पहले पेमेंट क्लियर दिया था बच्चों, डिफरेंस में अगर परचेज प्राइस कम हो तो कैपिटल रिजर्व, परचेज प्राइस ज्यादा हो तो गुडविल। ऐसे आपको याद करना है, प्रैक्टिकली बच्चों जब समय आएगा आपको पता चलेगा। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं सेकंड मेथड, जिसका नाम है बच्चों नेट एसेट्स मेथड। पूरे सिलेबस में 99% बच्चों को यही पता नहीं होता कि कौन सी मेथड से आप समझ रहे हो, तो मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं नेट एसेट मेथड। सपोज वोडाफोन और हज दोनों वेंडर बचे सामने बैठे, एक ने बोला 10 लाख, एक बोले 13, 10 झगड़े दो, समझो प्राइस डिसाइड हुई। तो वोडाफोन कंपनी ने बोला कि हम आपको इक्विटी कैपिटल देंगे 5 लाख, प्रेफरेंस देंगे 3 लाख और रिमेनिंग बैलेंस इज कैश, वो फिक्स नहीं और परचेज प्राइस फिक्स नहीं। ऐसा करते हैं कि मार्केट में जाएंगे, थर्ड पार्टी से एनालिसिस करवाते हैं, मार्केट में जो वैल्यू होगी वो दोनों एग्री होंगे। तो जब आपको एग्जांपल में कोई एक अमाउंट परचेज प्राइस की मिसिंग हो, परचेज प्राइस ना दिया हो, इन शॉर्ट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हो, तो उसे मित्र नाम दिया जाता है नेट एसेट मेथड। प्रॉब्लम दिख रहा है मित्र? हां है, कैलकुलेशन है आपके पास, परचेज प्राइस नहीं है। ये दोनों मार्केट में जाएंगे, देखना बच्चों, मार्केट में सर्वे कराया तो पता चला कि नेट एसेट्स की वैल्यू, टोटल बिजनेस की वैल्यू हज की वो है 12 लाख। अब आपने बच्चों डिसाइड किया कि मार्केट में नेट एसेट्स 12 लाख हो, तो यही आपकी परचेज प्राइस होगी। यहाँ कंपनी पेमेंट करेगी 12 लाख और 12 में से 5 और 3 8 गए तो बचेंगे बच्चों 4 लाख रुपए कैश। तो इस प्रकार से बच्चों परचेज प्राइस में जब प्रॉब्लम हो तो नेट एसेट्स फाइंड करनी है और उसके बाद आपको कैश या कुछ भी एक मिसिंग होगा वो फाइंड करना है। ये हो गया बच्चों नेट एसेट मेथड। इन शॉर्ट आपको याद रखना हो तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इक्वल टू कंसीडरेशन and no problem equal to consideration, lots of problem equal to net asset। हम દર વખતે તમને વારે ઘડી એક્ઝામ્પલ માં કઈ રીતે ક્લિયર થઈ જશે। ઓકે, चलो उसके बाद अब आपको परचेज प्राइस तो बच्चों पैसे लेने उसके लिए इंपॉर्टेंट है, देने के लिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बराबर। लेवा देवा बनने માટે इंपॉर्टेंट है, चलो वोडाफोन दोनों के लिए। अब आपको करना क्या है, आपको अकाउंटिंग एंट्रीज एंड बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, एमालगमेशन નો સમ હોય, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यू हैव टू प्रिपेयर दिस एंट्रीज और बैलेंस शीट। कैसे, तो मैं नेक्स्ट में सिखा रहा हूं। और इन द बुक्स ऑफ वेंडर रियलाइजेशन अंडर अकाउंट, वेंडर कंपनी है बच्चों, उसकी बुक में अकाउंट्स लिखने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, कैश अकाउंट, नई कंपनी के परचेजिंग कंपनी का अकाउंट, नई कंपनी का शेयर का अकाउंट, लाइक दैट, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो रहा है, ये 15 से 20 मिनट में जो थियरी के बिगाड़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, परचेजिंग पार्ट, वेंडर पार्ट, परचेजिंग। એટલે તમારા મગજમાં એવું હોય બાળકો હું 3 ચેપ્ટર ભણું ભૂલી જાઉં, कोई भी चैप्टर हो, आपको परचेजर की बुक्स में अच्छा वर्क आता है कि वेंडर की बुक में, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं आपके सामने करने जा रहा हूं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एब्जॉर्प्शन।
चलो बच्चों हम लेने जा रहे हैं पेज नंबर 349 पे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एब्जॉर्प्शन अकाउंट जिसका नाम है सरिता लिमिटेड। चलो सम नंबर 1 ब्रैकेट में आप देखोगे इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 349, ठीक है। और कुछ हेडिंग मैंने लिख के रखे हैं बच्चों, आप लोग फुल बुक, टेक्स्ट बुक और कैलकुलेटर इतना लेके वीडियो लेक्चर के सामने ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। सरिता कंपनी लिमिटेड एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ सागर। पूरे चैप्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना परचेजर और वेंडर का नाम। जब तक आपके माइंड में ये नहीं होगा कंफ्यूजन। सरिता कंपनी लिमिटेड एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ सागर, तो यहाँ सरिता बिजनेस एब्जॉर्ब कर रही है, तो परचेजर का नाम क्या होगा बच्चों? सरिता। और वेंडर का नाम क्या हुआ? एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ सागर, यानी सागर अपना बिजनेस बेच रहा है, सरिता बिजनेस खरीद रही है। क्लियर? आगे जाते हैं। When the balance sheet of later disclose the following position। अब प्रश्न ये होगा बच्चों बैलेंस शीट किसका है? शेयर होल्डर फंड, नेम का नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, एसेट्स। तो ये पूरा बैलेंस शीट बच्चों वेंडर का, हमेशा बैलेंस शीट वेंडर नो आपको, ठीक है। ऊपर लिखना हो तो लिख दो बैलेंस शीट ऑफ वेंडर सागर। अब मैं बच्चों पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूं। सरिता कंपनी लिमिटेड एग्रीज टू टेक ओवर द असेट्स एक्सेप्ट कैश। बैलेंस शीट में बच्चों कैश बैलेंस को चौकड़ी मार दो। क्यों? नई कंपनी कैश बैलेंस टेक ओवर नहीं कर रही है। जब भी ऐसी सूचना दी हो तो उसका पालन करो। आगे जाते हैं। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, कैश के सिवा की सारी एसेट 10% डिस्काउंट से लेनी है। ऑल्सो टू टेक ओवर द लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिवेंचर एंड क्रेडिटर। लायबिलिटीज में बच्चों डिवेंचर और क्रेडिटर लेना है। परचेज प्राइस टू बी डिस्चार्ज बाय इश्यू ऑफ 1600 शेयर्स ऑफ 100 each। परचेज प्राइस कंपनी 1600 शेयर देगी 100 रुपए वाले with 10% प्रीमियम एंड बैलेंस अमाउंट इन कैश। यहाँ बच्चों कैश प्राइस आपको दिया हुआ नहीं है। आगे जाते हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 4000 है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सागर लिमिटेड एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सरिता। सागर कंपनी की बुक में अकाउंट, जैसे मैंने आपको थियरी में समझाया था, वेंडर की बुक में अकाउंट, परचेजिंग कंपनी की बुक में बच्चों एंट्री मांगी है। तो बाकी सारे काम छोड़ दो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है परचेज प्राइस। मैं परचेज प्राइस लिखने जा रहा हूं बच्चों, मेरा यही क्वेश्चन होगा व्हिच मेथड यूज। जब क्लास में पूछता हूं तो 50% बोलेंगे नेट असेट, 50% बोले कंसीडरेशन। मैं आपको गिनती करके दिखा दूं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, थर्ड लाइन। परचेज प्राइस इज टू बी डिस्चार्ज बाय इश्यू ऑफ 1600 इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले कंपनी पेमेंट करने जा रही है इक्विटी कैपिटल में 1600 शेयर, जिसकी फेस वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 100 रुपीस। मल्टीप्लाई करो बेटा 1,60,000। यस, इनके सर की मदद ले रहा हूं लोग। टोटल में 1,60,000 विद अ 10% प्रीमियम। यस, इसके अंदर बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम में पेमेंट करना है 10%। पहला रास्ता 1,60,000 का 10% लो, सीधा 16,000। या दूसरा रास्ता 1600 से लो और 100 रुपए का 10%, 10 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से हमें परचेज प्राइस पेमेंट कर लिया। और थर्ड पॉइंट के अंदर है बच्चों कैश जो अवेलेबल नहीं है, परचेज प्राइस का टोटल जो अवेलेबल नहीं है। बोलो बच्चों, जब आपके पास परचेज प्राइस में कुछ मिक्सिंग हो, इस प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड नेट असेट्स मेथड। तो इन दिस कंडीशन हम कंपनी का नेट एसेट काउंट करेंगे और दोनों का डिफरेंस लेके एंट्री करेंगे, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 2 बच्चों मैं आपके सामने गिनती करने जा रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। अब बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और शेयर में बार बार आप लोगों ने नेट एसेट का स्लोगन मेरे पास सुना होगा या बहुत बार याद किया होगा। टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी, टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी। मैं पहली लाइन देख कर रहा हूं, ध्यान देना। अंदर सरिता कंपनी एग्री टू टेक ओवर द असेट्स एक्सेप्ट कैश, डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी सारी एसेट बच्चों 10% डिस्काउंट से लेंगे। बैलेंस शीट में असेट साइड मुझे दिख रहा है सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू है बच्चों 3,60,000। उसमें 10% डिस्काउंट बोला है, डिस्काउंट माइनस करो तो कितना? 36,000। हां, माइनस करके वैल्यू बोलो। 3,24,000। फिक्स्ड असेट्स न्यू वैल्यू कितना आया? 3,24,000। 3,24,000। उसके बाद बच्चों चेक करें कैश बैलेंस हमें नहीं लेना नहीं है, फिनिश। लो लेस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में पहले डिबेंचर टेक ओवर करना है। डिबेंचर की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 80,000 और फिर लेना है मुझे क्रेडिटर।
जिसकी वैल्यू है 50,000 माइनस करो तो इतना 1,94,000. ये हो गया नेट एसेट्स 1,94,000। अब देखो बच्चों, आपको बिजनेस खरीदना था, इसके अंदर आपके पास कैश प्राइस नहीं है, परचेज प्राइस नहीं है, तो आपको मैंने समझाया था, उसे बोलते हैं नेट एसेट्स मेथड। तो नेट एसेट्स मेथड में जो नेट एसेट है बच्चों, उसे ही परचेज प्राइस बोला जाता है, और ये जो वैल्यू है उसे हमें यहाँ परचेज प्राइस में रख देना है। अब जैसे आपने यहाँ 194 रखा मित्र, 194 में से 160 में 60 माइनस करो 18,000. यस, ये ऑटोमेटिक कैश बैलेंस मिल गया बच्चों। ये हो गया परचेजिंग कंपनी हुआ वेंडर, उसके लिए परचेज प्राइस का कैलकुलेशन और नेट एसेट का कैलकुलेशन। आंसर चेक करो बच्चों, हाँ आ जाता है, देख सकते हो आप नीचे आंसर में लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, अब बच्चों परचेजिंग कंपनी की बुक में इन्होंने एंट्रीज मांगी है, तो मैं आपको परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहला आंसर स्टेप नंबर 3, अकाउंटिंग entries in the books of purchasing company। purchasing company का नाम क्या है? डेंजरस सरिता। ओके, चलो अब बच्चों पहली एंट्री, एक एक एंट्री क्लास में होते तो मैं एंट्री बोलता और आप लिखते, पर यहाँ में एंट्री करनी होगी। एक नंबर, when purchase price due एज पर एग्रीमेंट। सबसे पहले बच्चों सरिता कंपनी वेंडर कंपनी सागर से परचेज प्राइस का एग्रीमेंट करेगी। कितनी है परचेज प्राइस? 194, जिसकी एंट्री होगी बिजनेस, ध्यान देना, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ, लिक्विडेटर का नाम लिख सकते हो, वेंडर लिख सकते हो, ऐसा लिक्विडेटर ऑफ सागर अकाउंट, या वेंडर भी लिख सकते हो, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर। कितना है परचेज प्राइस? तो बोले 194 और 194। ये हो गई एंट्री नंबर 1। सेकंड एंट्री, व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। जब बच्चों नई कंपनी सरिता सागर कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी, ये मित्र असेट देख लो 324, ये लायबिलिटी 130, इसको टेक ओवर करना है, जिसकी एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिटेड, गुडविल है नहीं है, टू सन्ड्री लायबिलिटी, एक साथ जो लायबिलिटी होता है उसे सन्ड्री लायबिलिटी होता है, टू बिजनेस परचेज अकाउंट। व्हाट मैनेजर, चलो सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स, उसके अंदर टोटल एसेट्स 3,24,000, टू सन्ड्री लायबिलिटी, उसमें 80 प्लस 50, लायबिलिटी का टोटल 130, और बिजनेस परचेज में P डॉट P परचेज प्राइस 191। मित्र टोटल मैच करो तो अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल हो जाए तो सम करें। और बच्चों लास्ट एंट्री थर्ड, व्हेन परचेज प्राइस पेड टू वेंडर। अब बच्चों सागर को हम परचेज प्राइस पेमेंट करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ सागर अकाउंट डेबिटेड 1,94,000 टू, व्हाट में देख के टू करो तो बढ़े हो, पहला टू कैपिटल, दूसरा टू प्रीमियम, तीसरा टू कैश, टू इक्विटी कैपिटल 1,60,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 16,000, और तीसरा टू कैश 18,000। करते हैं निकल लेना। ये हो गया बच्चों आपका परचेजिंग कंपनी की बुक्स का पार्ट। आप लोग बराबर बोर्ड पे देख सकते हो कि कैसे मैंने आपको नेट एसेट कैलकुलेशन करवाई, कैसे हमने परचेज प्राइस गिनी। ये बच्चों परचेजिंग कंपनी की बुक्स का पार्ट हो गया। चलो बच्चों परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री के बाद आप देख सकते हो मैंने खाली राइट साइड पे आपको पोस्ट करके बॉर्डर रब किया है, उसमें एंट्रीज के बाद मैं बैलेंस शीट करवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको दोनों बुक्स के अंदर एक समय कराऊं तो माइंड कंफ्यूजन। ओके, तो आज નો મારો ટાર્ગેટ છે परचेज प्राइस, नेट एसेट्स, परचेजिंग कंपनी की बुक में एंट्री इन बैलेंस शीट। ठीक है, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में क्लियर। वेंडर की बुक में अकाउंट में नेक्स्ट सम से दिखाऊंगा, दोनों से कम तो माइंड कंफ्यूजन, એટલે આપણે ધીરે-ધીરે આગળ વધીએ છીએ। ओके, तो ये बैलेंस शीट नहीं मांगी है तो भी मैं आपको करवा रहा हूं। बैलेंस शीट बनाते समय आपको सब कुछ वेंडर कंपनी का बोर्ड पे से लेना है, और आपको जो भी पुरानी बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट 2013 का याद रखना है। बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, सबसे पहला हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें एक नंबर
शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर ए शेयर कैपिटल, उसके अंदर आएगा बच्चों इक्विटी कैपिटल। अब जो हमने सरिता कंपनी को इक्विटी कैपिटल दी है परचेज प्राइस में से लेना है, ये रहा बच्चों 1,60,000। पुराना बैलेंस शीट कंसीडर नहीं करना है, खास ध्यान रखना। उसके बाद आएगा बी रिजर्व एंड सरप्लस, ओके, जिसके अंदर आएगा बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर से परचेज प्राइस में से ये रहा 16,000, ठीक है। चलो उसके बाद 2 नंबर का हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर आएंगे डेंजरस डिबेंचर, ये रहे जो आपने परचेज प्राइस में लिए हुए हैं 80,000। और उसके बाद बच्चों आई थिंक लायबिलिटीज यहां लिख लिए, खाली क्रेडिटर है तो उसके लिए लिखेंगे 3 नंबर करंट लायबिलिटी ए ट्रेड पेएबल। कोई बोले सर डायरेक्ट रख के दो, 2013 में हेड कंटिन्यू करना बहुत ही जरूरी है। उसके अंदर क्रेडिटर जो यहां से ले रहे हम लोग 50,000, ये लिखा। जैसे बच्चों हमने ट्रेड पेएबल लिखा, उसके बाद कोई पॉइंट बाकी है तो मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों ये पॉइंट पे। आपने ये परचेज प्राइस में पेमेंट किया 18,000 मित्र, आपने एंट्री बोली लिक्विडेटर ऑफ वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू कैश। अब आप देख सकते हो असेट साइड कैश बैलेंस तो आपने खरीदा ही लिया है, असेट्स में नहीं लिया है। तो वेंडर कंपनी का आपने कोई कैश ना लिया और आप पेमेंट करने जा रहे हो, तो जब आपके पास पैसे ना और पेमेंट में उसे क्या बोलते हैं मित्र, बीओडी। तो यहाँ अदर करंट लायबिलिटी के अंदर बीओडी आएगा, जो परचेज प्राइस में आपने पेमेंट किया है 18,000। अब मित्र टोटल बोलो कैसा आएगा, 3,24,000। यस, ये हो गया बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल। जवाब मैंने दिया हुआ कारण मांगा नहीं है, ठीक है। अब सेकंड टोटल के अंदर बच्चों मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, असेट्स उसमें आएगा ए नॉन करंट असेट्स, उसमें आएगा ए फिक्स्ड असेट्स। फिक्स के अंदर बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है नई प्राइस, ये रहे नई प्राइस 3,24,000 न्यू प्राइस। चलो उसके बाद करंट असेट में कैश तो लेना ही नहीं है, फिनिश्ड और कुछ भी नहीं है। टोटल कर दो तो मित्र 3,24,000। ये हो गया आपका परचेजिंग कंपनी की बुक्स में परचेज बाय नेट असेट्स एंड अकाउंटिंग एंट्री। इस प्रकार का पार्ट बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इसके अंदर आपको वेंडर की बुक में अकाउंट सीखना हो तो भी मैं करवा सकता हूं, टाइम बचा है बच्चों तो वेंडर की बुक का पार्ट भी मैं लेने जा रहा हूं। मैं पहले वो रफ करूंगा और फिर आपके लिए अकाउंट्स बना के 5 स्टेप में वेंडर की बुक सिखा दूंगा। चलो परचेजिंग कंपनी की बुक में एंट्री बैलेंस शीट करने के बाद वेंडर की बुक में अकाउंट बनाने बच्चों तो उसकी भी एंट्री जो सब सिखानी पड़े, और डिफिकल्ट काम है, इसलिए मैंने आपके सामने अकाउंट ड्रॉ करके रखे हैं और सामने 5 स्टेप बनाए। ये 5 स्टेप के आधार पर आप वेंडर की बुक में वर्किंग कर सकते हो बच्चों। ध्यान देना, सबसे पहला स्टेप प्रिपेयर अकाउंट। तो वेंडर कंपनी की बुक में आपको 5 अकाउंट बना, देख लो। रियलाइजेशन अकाउंट 10 लाइन, 11-12 में एफआई में आता रहता, मामी नहीं काटो। सेकंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, थर्ड न्यू कंपनी सरिता अकाउंट, फोर्थ सरिता लिमिटेड इक्विटी शेयर, फिफ्थ कैश या बैंक। ये 5 अकाउंट बनाना था। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर अकाउंट हो गया। उसके बाद ट्रांसफर फुल बैलेंस शीट। अब बच्चों आपको वेंडर की जो भी बैलेंस शीट है पूरी बैलेंस शीट विदाउट चेंजिंग डिट्टो टू डिट्टो आपको अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले वेंडर की बैलेंस शीट ले रहा हूं मैं। सबसे पहले सारी एसेट्स रियलाइजेशन में डेबिट साइड, सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन में क्रेडिट, असेट्स डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। देखते जाओ, उसके लिए वर्ड लिख रहा हूं मैं टू सन्ड्री असेट्स। मित्र आप कैसे ले लेना, उसके अंदर सबसे पहले एक ही असेट्स है बच्चों फिक्स्ड असेट्स, वैल्यू बोलो। मैं फिर से बता रहा हूं डिट्टो टू डिट्टो हम बैलेंस शीट में जूनी प्राइस लेवानी ना, मैंने आपकी बैलेंस शीट कॉपी करवा, असेट्स में और कुछ नहीं है। तो वो बोले सर कैश ना है, कैश नहीं, कंपनी ने मना किया है, इसलिए वो कैश बैलेंस कैश अकाउंट में लिखना है, डेबिट साइड टू बीडी। क्यों लिखा, नई कंपनी मना कर दिया, अगर नई कंपनी ने लिया होता तो इसके साथ ला देता। आगे लायबिलिटी ऑन क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटी। लायबिलिटी में मुझे दिख रहा है बच्चों डिबेंचर वैल्यू 80,000। उसके बाद मुझे दिख रहा है अंदर क्रेडिटर जिसकी वैल्यू है 50,000, टोटल 1,30,000। अब बच्चों आपको इसका एंट्रीज बोलना तो बोल सकते हो, देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट 132 रियलाइजेशन, असेट्स ऑन डेबिट, लायबिलिटी ऑन क्रेडिट, कैश बैलेंस ऑन कैश अकाउंट। उसके बाद बच्चों लायबिलिटी में मुझे दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व। कोई भी शेयर कैपिटल तो उसके लिए हकदार होता है उसका मालिक, जिसे बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर।
इक्विटी शेयर होल्डर में क्रेडिट साइड ले जाओ इक्विटी कैपिटल, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 2 लाख रुपए, और रिजर्व है प्रॉफिट है उसका भी अंदर मानेंगे, वो भी वहां ले जाओ बाय जीआर अकाउंट जनरल रिजर्व, वो ले गए बच्चों 70,000। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2, फुल बैलेंस शीट ट्रांसफर इनटू अकाउंट। हां, अगर कोई लॉस होता तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता तो शेयर होल्डर पे डेबिट साइड, असेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, शेयर कैपिटल रिजर्व इनटू शेयर होल्डर अकाउंट। स्टेप नंबर 2 फिनिश। स्टेप नंबर 3 बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 एंट्रीज फॉर परचेज प्राइस। अब बच्चों मैं आपको 2 एंट्री सिखा रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहली एंट्री व्हेन परचेज प्राइस ड्यू, जैसे मैंने अभी आपको परचेजिंग कंपनी में सिखाना, ऐसे लिख के करना पड़ता है, याद रहता है। पहली एंट्री, परचेजिंग कंपनी कौन है? सरिता, सरिता लिमिटेड देगी, सरिता लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कंपनी के लिए, वेंडर कंपनी के लिए बच्चों रियलाइजेशन एक प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम जमा से वैल्यू, परचेज प्राइस की वैल्यू थी 194 मित्र, यस ये 194। ये आगे बच्चों आपको गिनती में से याद रखना पड़ेगा। आप लोग वीडियो पोस्ट पूरा करके वेंडर, परचेजर और एंट्री पहले लिख देना और फिर ये लिखना है, ठीक है। पोस्टिंग देखो, सरिता में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट वैल्यू 1,94,000, रियलाइजेशन में जमा साइड बाय सरिता लिमिटेड अकाउंट ब्रैकेट में P डॉट P, परचेज प्राइस 194, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, अब बच्चों मुझे परचेज प्राइस का पेमेंट करना है, ध्यान से देखना। मैं स्टेप निकाल देता हूं जिससे थोड़ा काम इजी हो जाए। बी व्हेन परचेज प्राइस पेड। अब हमें वेंडर ने क्या क्या पेमेंट किया बच्चों, परचेज कंपनी क्या क्या पेमेंट किया वेंडर को, तो हमें पता है। सबसे पहले सरिता लिमिटेड इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिटेड 1,60,000, ये कहां से लिख रहा हूं मित्रों मैं? परचेज प्राइस में। उसके बाद सरिता लिमिटेड सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड 16,000, कैश अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू सरिता लिमिटेड, शॉर्ट में लिखना हो तो एस लिमिटेड 194। देख लो, शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम डेबिट, कैश डेबिट टू सरिता लिमिटेड। सरिता लिमिटेड में पोस्टिंग क्रेडिट साइड पहले 4 नाम लिखो बच्चों, हां, बाय एस लिमिटेड इक्विटी शेयर 160 बाय एस लिमिटेड सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम? 16,000, और एस लिमिटेड का कैश, कैश कितना है? बोले 18,000। तुरंत बच्चों अकाउंट बंद हो जाएगा, देखो क्यों? डेबिट साइड परचेज प्राइस है, क्रेडिट साइड है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सरिता लिमिटेड के इक्विटी शेयर में डेबिट साइड तो सरिता लिमिटेड 160। अब बच्चों आपने देखा होगा मैंने लिखा है प्रीमियम डेबिट, तो मित्र नई कंपनी में प्रीमियम अकाउंट नहीं बनता है। प्रीमियम किसे दिया जाता है? शेयर बाय प्रीमियम अकाउंट डेबिट का लखवा उसे मत तो एस लिमिटेड वैल्यू 16,000, और कैश अकाउंट में डेबिट साइड तो एस लिमिटेड 18,000। ये हो गया बच्चों आपका स्टेप नंबर 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कैसे मैंने परचेज प्राइस की एंट्री करी। अब बच्चों स्टेप नंबर 4, जिसमें आपको कोई असेट्स और लायबिलिटी नहीं करना है तो उसको डिस्कस करना है। कोई असेट लायबिलिटी नहीं है, खाली कैश है, कैश को तो बेच नहीं सकते। तो अब बच्चों स्टेप 4 में लिक्विडेशन एक्सपेंस का पेमेंट करना है। अब लिक्विडेशन एक्सपेंस में कोई सूचना है? नहीं है। जब कोई सूचना हो तो वेंडर कंपनी पेमेंट करेगी। पेमेंट करेगी, क्या एंट्री करोगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 4,000। रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू कैश ब्रैकेट में लिक्विडेशन एक्सपेंस 4,000, कैश में जमा साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिक्विडेशन एक्सपेंस 4,000। अब बच्चों पांचवा स्टेप, क्लोज ऑल अकाउंट्स। अब ध्यान देना मैं अकाउंट कैसे बंद करता हूं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हो ये अकाउंट पहले नंबर पे बंद हो गया। अब 2 नंबर पे बंद करो इसे 176। हाँ, अब इक्विटी शेयर के लिए हकदार कौन है बच्चों? तो इक्विटी शेयर होल्डर, तो इसे बंद करके ले जाना है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में 176। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डेबिट साइड टू एस लिमिटेड इक्विटी शेयर विद प्रीमियम। उसके बाद कैश के लिए हकदार कौन होता है बच्चों? बंद करो इसे 58, डिफरेंस निकालो
54. 54। ये भी कहाँ जाएगा बच्चों? इसके लिए भी हकदार है कि ये कंपनी के मालिक, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर में डेबिट साइड ले जाओ बच्चों, क्या लिखूं? टू कैश 54,000। और उसके बाद बच्चों ये रियलाइजेशन अकाउंट बंद करो। देख लो कौन सी साइड टोटल ज्यादा है मित्र, चेक करो। डेबिट साइड। हाँ डेबिट साइड ज्यादा है, टोटल करो 3,64,000. 364। डिफरेंस निकालो। 40,000. अब अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आए बच्चों तो उसे लॉस बोलते हैं। डेबिट साइड तो गमे के साइड है, लास्ट में कहां जाएगा? बाय इक्विटी होल्डर ब्रैकेट में लॉस। इक्विटी होल्डर में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगर बच्चों आपका इक्विटी होल्डर अकाउंट दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। टोटल करो मित्र, 2,70,000. दोनों तरफ होना चाहिए। Yes. यस, इस तरफ भी देख लें। हाँ एग्जैक्टली हो जाता है बच्चों। ये हो गया बच्चों इन द बुक्स ऑफ वेंडर आउटस्टैंडिंग पार्ट। मुझे ऐसा लग रहा था कि लेक्चर लंबा होगा बच्चों, पर आप लोग के एग्जाम में कई बच्चे जब ऑफलाइन चला तो टॉपिक नहीं था, तो हम पूरे न्याय के साथ ये पूरा फायदा हो बच्चों, ठीक है। तो जिन्होंने एब्जॉर्प्शन के लेक्चर ऑफलाइन में अटेंड नहीं किए या किए हो, इसको अच्छी तरह कर लो, जिससे आपका 14 मार्क का सम पूरा हो जाए। ये हो गया वेंडर पार्ट एंड परचेसिंग पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम सम नंबर 2 लेंगे, जिसके अंदर अद्भुत एग्जाम्पल देखेंगे और सफर को आगे बढ़ाएंगे। यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.